ले आओ। अगली लाइन आ जाए जी। डेटर ऑफ एस इंक्लूड, बोलें जरा। डेटर ऑफ एस इंक्लूड, एस के डेटर्स में, थोड़ी देर पहले पी के डेटर्स में पड़ा हुआ था, कोई नहीं एस के डेटर में पड़ा होगा, हो सकता है एस चीजें बेच रही हो, वैसे थोड़ी देर पहले हमें पता चल भी गया एस चीजें बेच रही है, एस के डेटर में पड़ा हुआ। डेटर ऑफ एस इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम सरताज, हटा दूं पर्दा। बीवी क्या दावा कर रही है, मैंने कितने पैसे शोहर से लेने हैं? 400 ट्रिलियन नहीं, 15 मिलियन। बीवी कह रही है सरताज मैंने तेरे से 15 मिलियन लेने। बाकी इसके डेटर्स जो है मुझे उसकी टेंशन नहीं है, आपको अगर टेंशन है तो आप क्लास के बाद उनसे मिलने जाके। तो आप बताएं वाज़े तौर पे हमें नजर आ रहा है या बिजनेस के सारे डेटर्स में छुपे हुए हैं? तो इसका दावा क्या है कि मैंने शोहर से कितने लेने हैं? अल्लाह करे शोहर भी यही कह दे तो फिर तो मसला ही खत्म है, फिर तो मेरे ख्याल से हम जनरल एंट्री भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही माइनस माइनस करके खत्म कर देंगे। देखते हैं जरा शोहर क्या कह रहे हैं, मैंने कितने पैसे देने हैं। क्रेडिटर ऑफ पी, पता नहीं पहले देख लेते हैं क्रेडिट ऑफ पी कितने। क्रेडिटर ऑफ पी, शोर कह रहे अल्लाह दी बंदी है मैनू तो लागे मैं तेनों सिर्फ 12 देने। सरताज ना करें, खुदा के लिए सरताज कोई खुदा का खौफ करें। नहीं बेगम हमें तो लागे हमने तुम्हें 12 देने। लेने वाला क्या दावा कर रहा है? 15 भेजो। और देने वाला क्या दावा कर रहा है? मैंने तो सिर्फ 12 देने हैं। और शायद फिर क्या हुआ हो, लेने वाला दावा कर रहा है 15 दो, और देने वाला दावा कर रहा है नहीं 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 मैं सिर्फ 12 ही दूंगा। शायद क्या वजह बनी हो, किसने किसको क्या भेज दिया हो, देने वाले ने लेने वाले को कितने पैसे भेज दिए हों। तो अब इसने पैसे जो है वो देने थे, तो इसने शायद उसको 3 भेज दिए हों। पता नहीं, मेरा सवाल बताया करेगा, हमें इल्हाम नहीं हो गया डिफरेंस क्यों है। इस डिफरेंस की वजह हमेशा बताते हैं क्या, ये ज्यूम नहीं करते हम कि डिफरेंस इस वजह से, डिफरेंस की वजह बताएगा। द डिफरेंस जिन्हें कटिया होगा नहीं पता होगा ना, वो अगला तो आपको मेरे जैसा बंदा होगा डिफरेंस किस चीज का, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तो द डिफरेंस, डिफरेंस किस किस के दरमियान? 15 और 12 के दरमियान। डिफरेंस किस किस के दरमियान? रिसीवेबल और पेएबल के दरमियान। रिसीवेबल कितने? पेएबल। इन दोनों में क्या आ रहा है? द डिफरेंस इन बैलेंसेस। हाउ मच बैलेंस इज रिसीवेबल, हाउ मच इज पेएबल? द डिफरेंस इन बैलेंसेस इज ड्यू टू कैश सेंड बाय, आज पी ने कैश भेजे, ड्यू टू कैश सेंड बाय पी ऑन 28, बट रिसीव्ड बाय सब्सिडरी ऑन अगला साल। 2 साल ज्यादा हो गया, 2 साल, बस रिसीव्ड बाय सब्सिडरी ऑन अगला साल। उसने 4 दिन बाद उसे पैसे मिले हैं, तो इसका मतलब है कि ईयर एंड पे नहीं मिले ना। मैंने तो अच्छा सवाल लिखवाया था जिसमें लिखा था उसे मिले ही नहीं, इसने लिख दिया मिले तो हैं, लेकिन इसका मतलब हमारे साल तो नहीं मिले इसको पैसे। अब आप मुझे बताएं व्हाट टू डू इन पेपर, एक लाइन मैंने लिखी थी, व्हाट टू डू इन पेपर। आज असल में बीवी ने शोहर से पैसे लेने हैं। बाजी छोड़ें, शोहर है आपका, नहीं मैंने लेने, चुप बाजी, टेप लगा दिया आपने बाजी के मुंह पे और डेटर क्रेडिट कर दिया। डेटर क्रेडिट, शोहर ऑटो पे लगा हुआ था, मैंने कौन से देने थे, मैंने कौन से देने थे, मैंने कौन से देने थे। बच्चे को बुलाया, बता तेरे हाथ में कितने हैं, जल्दी जल्दी हाथ खोल, तेरे हाथ में कितने हैं ना। बच्चा कैसे मिस ऑपरेशन करते हैं, जी बोल रहे हो। बच्चे के हाथ में कितने निकले? 3। द डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय बाजा बट नॉट रिसीव्ड बाय बाजी, सॉरी शोर भी है। द डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय सरताज बट नॉट रिसीव्ड बाय मलिका। कोई अच्छा बच्चा, वैसे पहले जरा उस क्लास में जगा दें सबको, कोई अच्छा बच्चा इस सेंट्री को पोस्ट करा दे।
ऐसे नहीं मजा आता भाई, जिस तरह आप करवा रहे हैं वैसे नहीं मजा आता। असल में साथ साथ सोचें, शोहर कह रहे हैं मैंने 15 नहीं लेने, आप लोग बस -15, उधर लॉजिक लगा लेते हैं, इधर आके बस ढेर हो जाते हैं, एंट्री पोस्ट का फारक करो। शोहर बीवी कह रही है मैंने 15 नहीं लेने, शोहर कह रहे हैं मैंने 12 नहीं देने। अब इतना ज्यादा नहीं सोचना होता कि ये वाला 50 इस 15 में से माइनस हो रहा है, मुझे पता है ये 50 इस 15 में से माइनस 50 -15 ये वाला है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सोचना बस। तो बीवी कह रही है मैंने 15 नहीं लेने, शोहर कह रहे हैं मैंने 12 नहीं देने। अब आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, बैलेंस शीट तो आपकी आउट होनी है खुद। एक जगह आपने -15 किया, एक जगह आपने, बट ऑब्वियसली अगर 1.5 नंबर है तो आपने 1 नंबर फिर भी ले लिया। इस तरह के इजी मार्क्स फौरन ले लिया करने हैं। अगर डिफरेंस की रीजन ना भी समझ आ रही है पेपर में तो ये वाले इजी मार्क्स हैं जो मिल जाया करेंगे। आप बता दें कैश इन ट्रांजिट कितना, इसको यहां डाल दें, टोटल्स कराएं। एक मिनट सबको नोट कर लेने दें। अब जरा वो इधर करो, कैमरा वर्किंग 9 पे, उधर वो एंट्री भी नोट कर लें किसने करनी है उससे। वो वाली एंट्रीज देखो जाके जो हुई हैं। कैश को तो कोई कैंसिलेशन नहीं होता ना, कैश की कैंसिलेशन बस किताबों में बैलेंस देख लो। पिछले सवाल में आ जाओ ना, अगर लॉजिक की बात करनी है। इस तरह सोचने की जरूरत नहीं कि खुद ही कोई चीज कैंसिल जबरदस्ती कर दो। ये कह रहा है मैंने 100 रुपया लेना है, पिछले सवाल में जो था, और ये कह रहा है मैंने 20 रुपये देने हैं। बस एक ही किताबों से 100 उल्टाएं, दूसरी किताबों से 20 उल्टाएं, बाकी कैश में डाल दें, तो कैश रास्ते में पड़ा हुआ महसूस हो जाएगा आप। इस तरह तो नहीं सोचने की। अच्छा सिंपल रखा है इन चीजों को। वर्किंग 1 से शुरू करें टोटल करना। आज वो जो गलती से हमने कल कर लिया था, गुडविल नेगेटिव आ रही है, यानी नॉर्मली जिस साइड पे आती है उस साइड पे नहीं आई। अगर इधर गुडविल आती तो एंट्री बनती है एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट गुडविल ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट डेबिट। अब आज गुडविल नहीं आ रही इधर, बल्कि एंट्री बन रही है एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और बोलें गुडविल इधर आ रही है। अब उसको गुडविल नहीं कह सकते क्योंकि आप कहेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट गुडविल क्रेडिट, तो गुडविल ऐसी चीज नहीं है। तो क्रेडिट वाली चीज को मैंने कहा था या तो लाइबिलिटी कहेंगे या इनकम कहेंगे। अब इनकम भी वो लाइबिलिटी भी कहना मुनासिब नहीं है, क्या मतलब लाइबिलिटी हमारे ऊपर, इसको आप इनकम में बुक करेंगे। तो अदर इनकम लिखिए, अदर इनकम बैलेंसिंग 89। बट पोस्टिंग कैसे करनी है वो फिर नया मसला है कि अदर इनकम तो हमें नजर आ नहीं रही, हम P&L बना नहीं रहे। तो इसको हमेशा CRE में लेके जाने। इसमें कभी ये नहीं सोचना कि NCI प्रोपोर्शनेट पे है, NCI फेयर वैल्यू पे है, तब ऐसे करें तब वैसे करें। किताबों में बड़े लंबी लंबी आर्गूमेंट्स इसके दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड बनाने वालों ने क्या करना चाहिए था, क्या हुआ, इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे। हमने पेपर पास करना है और हमने रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, इंस्टेड ऑफ के अजीब अजीब चीजों पर टाइम जाया करें। तो डू नॉट थिंक लाइक दिस कि NCI प्रोपोर्शनेट पे हो तो क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे हो तो क्या करेंगे, कभी कुछ नहीं सोचेंगे। हमेशा ये गेन CRE में लेके जाएंगे ऑलवेज, जी दोनों केसेस में, चाहे NCI प्रोपोर्शनेट पे हो चाहे फेयर वैल्यू पे हो। जी क्या यहां पर लफ्ज लिखें CRE? असल में जो एंट्री बनती है वो बनती है एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट खुशी क्रेडिट। खुशी क्रेडिट करने के लिए RE को बढ़ा दें, CRE में नमे आयो ना ना, ये फूक के लिए जगह, खुदा के लिए जगह को टच ना कीजिएगा, बड़ा डिस्टर्ब होते हैं हम। ये फूक के लिए जगह। नेगेटिव गुडविल, ये एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं वो ज्यादा बेहतर है ताकि डेबिट क्रेडिट भी आपका टैली रहे। तो बहरहाल नेगेटिव गुडविल जी 12 नहीं, पैसे लेने वाला कहता है मैंने पैसे नहीं लेने, डेटर क्रेडिट, और जिसने पैसे देने हो वो कहते हैं मैंने पैसे नहीं देने, तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है।
जी चलें आगे। सीआरई एनसी ये 25% ना गाया करें, बैलेंस की निकाल लिया करें। मादरत आखिरी रोज में नजर नहीं आ रहा होगा। 114 और 38 लिख लें। पता है आपको ये फिगर कैसे आती है? अभी फूक मार के इनको भेज दें ताकि फिर बाकी चीजें बाद में भेजें। इसको थोड़ा सा मुंह आप लोगों ने ना इस एंगल पे रखना होता है प्लीज। महज़िब अल्फाज इस्तेमाल करें क्लास में। महज़िब कौम है। 38 कितने लोगों के ज़हन में चर्बी आ गई? कितनी चर्बी थी, आज कितनी है, हमारी वजह से कितनी, हमारे चारे खिलाने की वजह से कितनी बड़ी। यहां जरा ध्यान से लफ्ज लिखना है। कुछ आप पेरेंट को दे दें कि वो अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व में ले जाए, और कुछ आप दे दें एनसीआई को। तो कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व में असल में लेके जाना है। $14.25 14.3 कर लें, और 19 इंटू 7 कर दें। खैर है, अब छोटी सी फूक मार के सब्सिडरी के क्या ले आए? कैपिटल रिजर्व्स। और सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व्स लें 4.7। अब ये तीनों अकाउंट कहीं क्लोज नहीं होते। वर्किंग 3.1 और 4 इनके कैरी डाउन अब निकालने हैं। ये कहीं क्लोज नहीं होने, यानी कि डबल एंडर आएगा क्लोज कर दें छुट्टी हो गई, नहीं, इनके कैरी डाउन निकालें। 50 155 633 नहीं, किसी स्टूडेंट का है वो तो। अच्छा जी, ये थोड़ा सा टर्म टेस्ट 2 में इस चीज़ को एड्रेस कर लें जो टर्म टेस्ट 1 में आ रहा है। शायद मेरी तरफ से भी थोड़ी सुस्ती रही, तो क्लास में तो हम सही चीज़ें लेके चल रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरह के जनरल एंट्रीज दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जनरल, इसका नाम जो बचपन में पढ़ा था, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़ इन मिलियन। नरेशंस नहीं दे रहा, तो अनलेस के नरेशंस ना मांगे, नरेशंस नहीं देनी।
ये वही IFRS 9 का, इतना तो देख के पता चला ना IFRS 9 का कमाल है। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा, ये तो थ्योरी का कोई सवाल होगा। फिर इसी तरह ये भी जर्नल एंट्रीज हैं, डेट दी हुआ है, डेबिट क्रेडिट, डेट डिस्क्रिप्शन, डेबिट क्रेडिट, जर्नल जनरल। तो प्रेजेंटेशन पे ज़रा फोकस करें चीज़ों की, थोड़ा सा इधर देख लें। चला बैलेंस शीट तो टैली होती रहती है हमारी। अच्छा, ये देख लें बैलेंस शीट जैसे वो बनाता है। बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स पूरे लिख रहे हैं, NCA नहीं लिख रहा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरा लिख रहे हैं। हाँ वो साइंस हैं, उसकी बारों बारी वर्किंग्स कर लेते हैं, इतना हमारे में महारत नहीं है। तो रुपीज़ इन मिलियन 2022 ये लाइनें लगाने बैठ जाइएगा। प्रोविजन इक्विटी की हेडिंग देके रिवैल्यूएशन सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पूरा लिख रहा है, SOCI नहीं लिख रहा। SOCI ऊपर लिखा जा सकता है वैसे, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। थोड़ा सा मुतवज्जे कर दें इधर इनको, तो CA कर लें। प्रॉफिट और लॉस अलग से उसने इटैलिक्स में लिखे, हम अंडरलाइन कर सकते हैं, और नीचे अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। खर्चों को उसने नेगेटिव में शो किया P&L में, और रिवैल्यूएशन भी अगर उसने पॉजिटिव आया तो इधर शो किया, उधर उसने ब्रैकेट में लिखा है सरप्लस स्लैश लॉस। एंड ये तो उसने वर्किंग्स की हुई है, वर्किंग्स करने का हर एक का अपना अपना तरीका है। इसके बाद ये लीज़ का सवाल है, तो लीज़ में वो लीज़ रिसीवेबल यूज़ नहीं करता, ICAP लफ्स यूज़ करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज़, लेकिन हम NI लफ्स यूज़ नहीं करते, इसलिए स्लैश लीज़ रिसीवेबल भी यूज़ होता है। इसने एंट्री अलग अलग की है, लीज़ रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, तो हम तो इकट्ठी ही एंट्री करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस में IDC को डाल दिया होगा, कोई सवाल आया होगा, ये आपको टेस्ट में दिया था सवाल। उसके बाद रेवेन्यू शेवेन्यू निकाला हुआ है, बैलेंस शीट बनाई हुई है। नॉन करंट एसेट, राइट ऑफ यूज़, राइट ऑफ यूज़ के आगे नाम भी लिखे हैं उसने। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लीज लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, इसमें ना ये इंटरेस्ट पेएबल और करंट पोर्शन और लीज लाइबिलिटी इकट्ठे ही शो कर देता है, लेकिन हम अलग अलग शो करते हैं, कोई मसला नहीं। P&L बना हुआ है, यहाँ इसने सुस्ती की थोड़ी सी, डेप्रिसिएशन के साथ नेगेटिव साइन नहीं डाला, उधर आपने देखा होगा नेगेटिव साइन डाला है, तो इट डजंट मैटर, अगर सारी खर्चे हैं तो फिर उसने शायद बॉदर नहीं किया कि इनके साथ नेगेटिव साइन डालें, लेकिन ऊपर लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर। एक्सट्रैक्ट्स हैं, हाँ लेकिन एक्सट्रैक्ट्स तो हर जगह ही एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ना, हर जगह। उस पिछले में भी एक्सट्रैक्ट्स ही मांगे हुए थे, तो इसलिए ये मैंने आपको दिखाना था असल में। कंसोलिडेशन का सवाल, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन नॉन करंट एसेट्स, PP, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स। असल में ऊपर बोल्ड में नॉन करंट लिख दिया, तो अदर करंट भी इसको बोल्ड में लिखना चाहिए। अच्छा, अदर करंट एसेट्स को अलग से दिखाने चाहिए, इन्वेंट्रीज से आगे करंट है, करंट की इसने हेडिंग नहीं दी, सुस्ती की है। अच्छा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल सारी इकट्ठी लिखनी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, CRE, NCI और लायाबिलिटीज। करंट नॉन करंट की अलग अलग हेडिंग वैसे दे देनी चाहिए, दे दें तो बेहतर है। कंप्यूटेशन ऑफ बार्गेन परचेज नहीं, ये नेगेटिव गुडविल आई होगी, और ये इसने वो कंसिडरेशन लिखा है जो सऊदी किंग को दिया है, ये NCI का प्रोपोर्शनेट शेयर लिखा है, और ये वो जो S के नेट एसेट्स इक्विटी होती है, ये इस तरह इसने गुडविल निकाली है, तो इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है हमारे से। CRE इसने प्लस माइनस करके चीज़ें निकाली, हम T काउंट करके निकालते हैं, और फिर इसने इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, NCI निकाली है प्लस माइनस करके चीज़ें, हम प्लस माइनस करके चीज़ें नहीं निकालते। तो ये था जी थोड़ी सी चीज़ें, तो कभी खुद भी जाके देख लिया करें, इन पर शर्मिंदा ही करना होता है तो हमें बता दिया करें, आप लोग भी कहते होंगे। ओके, आप लोगों ने मुझे रिवैल्यूएशन के एतबार से फिर इन बातों के जवाब देने हैं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है। तसल्ली से अंग्रेजी पढ़िएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है। मैं आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स रखने लगा हूं, आपने मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस बताना है इनमें कितना आ रहा है। एक स्टेटमेंट, S has not recorded, S has not recorded customer list, S ने कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड नहीं की ऑन एक्विजिशन डेट, सबर यार, इट्स फेयर वैल्यू इज ₹10 मिलियन। एक ये फिक्र आ गया आपके सामने, एक मिनट। S बुक्स शो, प्लीज इधर, S बुक्स शो अ ब्रांड at ₹15, however fair value is ₹18। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि एस की किताबों में ब्रांड नजर आ रहा है? ये क्या चक्कर है कि एस की किताबों में ब्रांड नजर आ रहा है? यार छोड़ दो सवाल की जान, छोड़ दो सवाल की जान, गले में लोहे की दफा इससे। एस की किताबों में कस्टमर लिस्ट नजर नहीं आ रही, शायद क्यों ना नजर आ रही हो,
इंटरनली जनरेट हुई भी है, इंटरनली। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एस की किताबों में ब्रांड नजर आ रहा है? परचेज किया होगा, एस ने क्या किया होगा? परचेज किया होगा। एंट्री बताएं। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन कितना? बीवी कितनी? 0। एसेट नॉट रिकॉर्डेड कस्टमर लिस्ट। बीवी कितनी? ऑन एक्विजिशन डेट। बीवी क्या होती है? जो बैलेंस शीट में नजर है। एक बार याद रखिएगा, जिंदगी में बीवी को हमेशा बैलेंस शीट में रखना है। बीवी हमेशा एसेट होती है, बीवी को कभी भी एक्सपेंस में नहीं डालना। तो एसेट की बुक वैल्यू पता नहीं किधर चले जाते हैं। तो बीवी क्या होती है? बैलेंस शीट में। एसेट नॉट रिकॉर्डेड कस्टमर लिस्ट। तो व्हाट इज द बुक वैल्यू? व्हाट इज द फेयर वैल्यू? 10। व्हाट इज द सरप्लस? 10। इसका जरा ट्राई करें। एस की किताबों में ब्रांड नजर आ रहा है 15 रुपए का। शायद क्यों नजर आ रहा है? शायद क्यों नजर आ रहा है? परचेज होगा ना, परचेज होगा। कोई सवाल से लड़ने नहीं लग जाना, हाँ ब्रांड शो करे तो सवाल से तो नहीं लड़ना ना हमने भाई, परचेज वाला होगा। इतनी तो कल है हमारे में, पता नहीं। बोलें जी एंट्री 3 से। बीवी का मुकाबला करवाएं किससे? बीवी का मुकाबला बुक वैल्यू से नहीं कराना। बीवी का मुकाबला बीवी, तो बीवी का मुकाबला किससे करवाए? फेयर वैल्यू से। अच्छा, तीसरी बात, ये अगर एडजस्टमेंट आप लोगों ने बता दी तो कमाल हो जाएगी। मुझे बताएं बुरी वाली डेवलपमेंट कहां जाती है? एक्सपेंस में। और अच्छी वाली कैपिटलाइज्ड। एस हैज अ प्रोजेक्ट इन विच इट हैज expensed out development cost of ₹27. Its fair value, पेरेंट ने कहा यार ये तो बड़ा जानदार प्रोडक्ट है, बड़ा जबरदस्त आप लोगों ने काम शुरू किया। इट्स फेयर वैल्यू ऑन इज ₹29। बताएं जी। जी बिल्कुल एक्सेलेंट। 100 रुपये नाम दे। नहीं भाईजान, मुझे तो पहले जो आवाज आई थी मैंने उन्हीं को देना है। इधर खामोश 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 खामोश। आपने भी बोला था। अच्छा, और अब किसने बोला था? 29। आवाज मुझे 1-2 की आई है, बोला सबने है। ये एडजस्टमेंट बच्चों को समझाते समझाते पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने एडजस्टमेंट पढ़ते ही पहचान लिया है कि 29 का सरप्लस है तो आई रियली अप्रिशिएट। मुझे ये जरा सोच के बताएं। बस आप कभी अपने अंदर भी एहसास ले लिया करें ना, मैंने सही सोचा था। इनर फीलिंग के पैसों से तो नहीं कंपनसेट हो सकती। तो आप मुझे बताएं, एस हैज अ प्रोजेक्ट इन विच इट हैज एक्सपेंस्ड आउट डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 27। हाउ मच विल गो टू माई P&L? अगर मैं आपसे P&L बनवाऊं 27, आइए से टीयर जहन में आए। हाउ मच विल गो इन माई बैलेंस शीट? 0। डेवलपमेंट के आगे 0 लिखेंगे, बुरी वाली चल रही है। तो बुक वैल्यू 0 आ गई। फेयर वैल्यू सारा का सारा कहां बुक करेंगे? सर बुरी डेवलपमेंट को कंसोलिडेशन में फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। जी, दुनिया की हर चीज को आपने फेयर वैल्यू पे लेके जाना है कंसोलिडेशन में। हत्ता कि हम यहां तक पढ़ेंगे कि IAS 40 में जिन गवर्नमेंट ग्रांट्स को आप 0 पे बुक करते थे उनको भी हम फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। उन एसेट्स को कंसोलिडेशन में हर चीज को फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। बस अगर पेरेंट को PTCL को जान नजर आ रही है इस प्रोजेक्ट में तो वो फेयर वैल्यू उसकी लगवाएगा। एसेट डेबिट। और सऊदी किंग भी रिक्वेस्ट करेगा फेयर वैल्यू लगाने की। कितने से? चलें जी, नोट करो। अमोर्टाइजेशन तो मैं चार्ज नहीं कर रहा ना यार, वो अलग बहस है। अभी एसेट को तो कर लो ना। अमोर्टाइजेशन तो आसान चीज है, वो रिमेनिंग लाइफ दी होगी तो नोट हो जाएगी। हाँ, क्लास खत्म, हाथ होगी। टेंशन पड़ी होती है मुझे हर वक्त। मुझे को आप लोग 2-4 घंटे रोजाना और दे दिया करो, क्लास खत्म। यार बंदे पता चल गया था 29? किस किस को पता चला था? हाथ खड़ा करें। 29 पता चला था या 2? मैं कोई सवाल पूछता हूँ ना, फिर मैं पैसे देता हूँ।
हाँ पूरी R2 में से पूछूंगा, जल्दी से जो बता देगा। IDC फाइनेंस लीज लेसर क्या करेंगे एंट्री? हाँ ये ओके। अच्छा मोहतरम, एक बार याद रखिएगा कि जब कभी R&D को हम खर्चे में डाल रहे हो, R को तो हमेशा ही खर्चे में डालते हैं, कौन से D को खर्चे में डालते हैं? तो फिर इसी सूरत में क्या करेंगे? फेयर वैल्यू जब निकलेगी तो 27 से कंपेयर करेंगे या 0 से? क्योंकि क्या मुकाबला क्या होती है? बुक वैल्यू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी आ रही है? 0। सारी चीजों को फेयर वैल्यू पे लाना होता है। सऊदी किंग को नहीं फेयर वैल्यू पे ले आना, सारी चीजों को फेयर वैल्यू पे लाना होता है। टेंजेबल्स, इनटेंजेबल्स, सारी चीजें, बुरी वाली R&D, अच्छी वाली R&D, सबको फेयर वैल्यू पे लाना होता है। और अगर ये R&D अच्छी वाली होती है और बैलेंस शीट में नजर आ रही होती, फिर क्या करते हैं? फिर 27 और 29 का डिफरेंस लेते। डन। अच्छा, अब आपका अगला टेस्ट, कमाल सवाल आने लगे। ये आना है, आपने जो है वो खुशी से उछल उछल जाना है। नोट कर लिया बड़ा? ये बीवी और शोर क्या कर रहे हैं मेरे साथ मजाक? आज तुम्हें उधर रखा था बीवी, शोर के साथ देखें, दोनों ही एक बरादरी के हैं। ये आप लोगों के साथ भी होता है घर में ऐसा? बीवी को पहले खत्म करें, शोर को खत्म करें। अब मेरे ख्याल से सेट हो जाएंगे। हाँ, अगले वाले सेट हो गए पिछले वालों को देख के। अच्छा, तो सवाल आ गया दिल से। अच्छा, ये तेरे साथ मसला है, हमारे साथ कोई और मसला है। अच्छा, एट ईयर एंड balances in accounts of P and S were reconciled at year end. करंट अकाउंट बैलेंसेस, ये जो आपस के बैलेंसेस होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? ये तो पूरे बिजनेस के डेटर क्रेडिटर होंगे ना। एट ईयर एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस of P and S were reconciled with P owing towards S rupees 30, with P owing towards S rupees 30. एंट्री बताएं हाउ टू डू। आप पेपर में क्या करें? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा कर। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना, हाँ खड़े हो जाओ। उधर माइक दे दें। हाँ, कितने से? बस ठीक है, जिसने सोचा उसको इनर सेटिस्फेक्शन मिल गई। वेल डन। कर लेते हैं। अच्छा, एट ईयर एंड P owing towards S असल में P owing towards S लिखा हुआ है ना, तो वो ऊपर वाली तरफ की मैं सेट कर लूं। P ने S को देने हैं, इसका उर्दू में मतलब बताएं। P owing towards S, P ने, तो वो ऊपर वाली अंग्रेजी सेट कर दी मैंने। P इसीलिए हमारे से नहीं हो रहा था। अच्छा, P owing towards S रुपीज 30, P ने S को 30 देने हैं, लेकिन देयर इज नथिंग इन ट्रांजिट। वाई? कोई फिक्र आप ढूंढे इसमें जहां से पता चल रहा हो इन ट्रांजिट कुछ नहीं है। एट ईयर एंड फोन किया शोहर ने बीबी को, उन्होंने कहा कितने देना है, इतने देने, इतने लेने, आपस में बैलेंसेस एग्री करके अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर रीकन। अगर 100 और 20 होता तो अनरीकंसाइल्ड होते।
फिर फोन जब बंद हो रहा होता तो अनरिकंसाइल्ड होते। अभी एक लफ्ज क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से मैं अज्यूम कर लूं कि दोनों के बुक्स में ये बैलेंस आ रहा है, रिकंसाइल्ड एट ईयर एंड, आपस के बैलेंसेस। करंट अकाउंट कौन से होते हैं? आपस के बैलेंसेस ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी वर बराबर, ये मतलब होगा रिकंसाइल का मतलब आपने बराबर लिखना है, वर बराबर। अल्लाह का शुक्र है कोई लड़ाई नहीं थी दोनों में। विद पी ओइंग टुवर्ड्स एस 30। बताएं जरा पी ने कितने देने हैं एस को? 30। तो एस ने कितने लेने होंगे? 30। अब आंसर क्या बनेगा? रेड मार्कर से क्रेडिट कर दें डेटर को, डेटर को क्रेडिट कर दें 30 से, और क्रेडिटर या लाइबिलिटी को खत्म कर दें 30 से। ये रेड मार्कर से मैंने सॉल्यूशन नोट कर दिया। अगर क्या लफ्ज़ लिखा आ जाए पेपर में बोलें, दोनों की किताबों में बैलेंस रिकंसाइल है, तो मैं क्या ज्यूम करूं? 30 रुपए रास्ते में हैं या 30 रुपए दोनों की बुक्स में ही नजर आ रहे हैं? होमवर्क में तो अगला सवाल है। किसकी? ये वाली समझ नहीं है एग्जांपल। साल के एंड पे आपस के बैलेंसेस ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी वर बराबर, ये तो मैंने उर्दू तर्जमा कर दिया आपको, वर बराबर। विद पी का दावा है कि मैंने ओइंग टूवर्ड्स, आई ओ मनी टूवर्ड्स यू। आपको क्या फीलिंग हो रही है, लेबल या पेएबल? लेबल फीलिंग हो रही है। तो विद पी ओइंग टूवर्ड्स एस 30, क्या ये कंसोलिडेशन के एंगल से एंट्री है? चलो ठीक है, कोई नहीं यार, कल रिज्यूम करेंगे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बनाते हैं, कल ये डिस्कशन कर लेंगे। जाएं, वो हमारी डिस्कशन आज रहेगी, आपने भी याद नहीं कराई। यूफोन, नाइकी कंपनी, पीटीसीएल, कितने लोगों ने अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश की थी? वो 4 लाइनें किसी को समझ आई हो तो हाथ खड़ा कर दें वो अंग्रेजी। गुड, चलें जी जाएं। इंशाल्लाह संडे को आपने नए कपड़े पहन के आने हैं, ईद वाले। सैटरडे को तो नहीं फिर होगी, सैटरडे को नहीं होगी। हाँ जी, क्लोज कर दें।